नमस्ते। अभ्युदय आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने बैंकिंग के कुछ जो मूलभूत अवधारणाएं उनको समाप्त कर लिया और साथ ही साथ बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनको खूब अच्छे से लेके हमने समझाया। अब उसमें मैंने आपको एक दो चीज़ें और बोली थी कि भैया जब तक मौद्रिक नीति हम कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम बैंकिंग को पूरा नहीं मान सकते और उसके लिए हमें मौद्रिक नीति समझनी पड़ेगी। तो आज हम मौद्रिक नीति स्टार्ट करते हैं। मौद्रिक नीति में दोस्तों अपन स्टार्ट करने से पहले एक शब्द है जिसको हम बहुत अपने व्यवहार में काम में लेते हैं। उस शब्द का नाम है मुद्रा। तो पहले तो समझ लें मुद्रा होती क्या है। मनी, क्या बोला इसको मैंने, मनी, मुद्रा। सब कुछ दुनिया में क्या बोलते हैं, सब कुछ है वो पैसा ही है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने एक शब्द लिखा है इसमें, विनिमय का माध्यम, मतलब एक्सचेंज का माध्यम। मुझे ये पेन खरीदने जाना है तो दुकानदार को मैं क्या दूंगा, कोई ना कोई मुद्रा दूंगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि मैंने उसको मुद्रा दी और मुद्रा देने के बदले में उसने मुझे पेन दे दिया। मतलब ये एक एक्सचेंज का एक माध्यम है, बीच में एक ऐसा एजेंट है जिसके माध्यम से मैं अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद सकता हूँ। और किसके माध्यम से खरीद रहा हूँ? मुद्रा के माध्यम से खरीद रहा हूँ। अच्छा, मुद्रा कैसी भी हो सकती है। देखो, स्टार्टिंग में जब एंशिएंट टाइम की मैं बात करता हूँ तो प्रमुख रूप से कुछ पत्थर हुआ करते थे या उन पर कोई आकृति बना दिया करते थे या कोड़ियाँ हुआ करती थी, उनके माध्यम से हम भैया ये मुद्रा का काम चलाया करते थे। वो दे दिया करते थे 50 कौड़ी, 10 कौड़ी। फिर धीरे धीरे जैसे ही हमारे भैया दोस्तों मेटल का आविष्कार हो गया तो मेटल के माध्यम से जो सिक्के बनने लगे, उन सिक्कों के माध्यम से हम क्या करने लगे भैया, विनिमय करने लगे। तो वो ये मुद्रा वही है ना। अब भैया मुद्रा की हम बात करते हैं हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में। अब इसको हल्का सा समझ लो, एक बार एक तो डेफिनेशन समझ लो, डेफिनेशन है क्या। तो मैंने देखा कि भैया विनिमय का माध्यम क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। लेकिन वो विनिमय का माध्यम कैसा हो, सर्वमान्य हो। ऐसा नहीं कि एक दुकान पे तो गया, उसने तो ले लिया और बगल वाली दुकान ने नहीं लिया, है ना। सर्वमान्य होना चाहिए। अगर ऐसा कोई विनिमय का माध्यम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुद्रा। अब इसमें एक कीवर्ड और जुड़ जाता है, क्या? विधिमान्य। क्या? विधिमान्य, कि भैया लॉ के अनुसार भी उसको एक्सेप्ट करना उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करता हूँ तो मुद्रा के लिए 3 कीवर्ड हो गए कि भैया सर्वमान्य आपका विनिमय का माध्यम, जो क्या हो, विधिमान्य भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुद्रा बोलेंगे। सिंपल। अच्छा, एक डेफिनेशन और मिलती है स्कूल की किताबों में, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कितनी सिंपल सी और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। डेफिनेशन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया इस मुद्रा के कार्य क्या हैं, ये मुद्रा करती क्या है। देखो, प्रमुख रूप से आप सभी जानते हो, बस मैं उनको भाषा में आपको पिरो के बताऊंगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम, अभी हमने क्या देखा कि भैया ये विनिमय का माध्यम है। पहला कार्य क्या हो गया इसका, रटने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप तो अपने आसपास के वातावरण में देखो कि भैया इकोनॉमी कैसे घुसी हुई है, आप वैसी आधी इकोनॉमी तो यूं ही सीख जाओगे। बस मुझे तो उनके लिए आपको शब्द बताने कि भैया जो हम लेन देन करते हैं उसको विनिमय बोलते हैं, और ये जो आप नोट दे रहे हो उसको मुद्रा बोलते हैं, और बाज़ार में जो ज़्यादा मुद्रा आ रही है इस समय, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। आप सब जानते हो, बस मुझे उनको इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में आपको समझाना है। दूसरा, एक तो हो गया भैया विनिमय का माध्यम। दूसरा, अच्छा, कई बार कहते हैं ना घर में ज़्यादा भैया पैसे इकट्ठे करके मत रखो, कहते हैं ना, मतलब कि आपने पैसों को एज ए भंडार के रूप में भी रख लिया। तो हम क्या कह सकते हैं भैया कि हम मुद्रा को संचय करके रख सकते हैं ना, या यूँ कह लीजिए दूसरा कार्य क्या हो गया, मूल्य के भंडार के रूप में हमने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया भैया और घर में भैया संचित करके रख लिया। तो एक इस तरीके से भी आप काम में लेते हो, इसीलिए तो लेते हो कि भैया कभी दिक्कत आई तो तुरंत इस भंडार में से, चाहे इसने आपने बैंक में रखा या कहीं और माध्यम से रखा, आपने निकाला और बाजार में इसका यूज़ में ले लिया। तीसरा, मूल्यमान इकाई के रूप में। अब भैया मैं यूनिट खरीदने गया, ये जैसे कि एक मैं मार्कर खरीदने गया तो इस एक यूनिट की कुछ ना कुछ कीमत होगी।
तो ये कीमत डिफाइन मैं कैसे कर पाया, इस प्रकार से कर पाया कि भैया ये मुद्रा में मुझे पैसा देना है, तो इससे क्या हो गया कि इसकी कीमत फिक्स हो गई कि इतने रुपए का ये मार्कर है। तो मुद्रा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य क्या हो गया कि कीमत फिक्स हो जाती है। ये मूल्यमान इकाई के बारे में आपको एक छोटा सा मैं एक घटना बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं अपने मित्र अमित जी उनके पास गया हुआ था। अमित जी के पास गया था तो अमित जी के छोटा बेटा है वो मेरे पास आया और बोला अंकल जी चिप्स दिला दो, मतलब अंकल चिप्स दिला दो, अंकल चिप्स दिला दो। तो मैंने कहा बेटा चिप्स बहुत नुकसान करती हैं, ये फ़ायदेमंद नहीं होती है सेहत के लिए। तो जिद पे अड़ गया कि नहीं दिलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी इतने राशि नहीं है मेरे पास, देखो बाद में दिलाऊंगा तेरे को। तो बोलता है मेरे से वो छोटा सा बच्चा कि अंकल 10 रुपये का ही तो एक पैकेट आता है, और वो विद्यालय नहीं जाता था, मतलब अभी उसने स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किया था। इवन 3-3.5 साल का बालक को ये मालूम है कि एक उस प्रोडक्ट की मूल्यमान इकाई कितनी है। मेरे से बोलता है 10 रुपये का तो आता है अंकल जी। मैंने गजब हो गई, अब मैं क्या बोलूँ उससे। मैंने छोटा सा बच्चा भैया मोल भाव करके बता रहा है कि अंकल चिप्स का पैकेट 10 रुपये का आता है, मतलब मुद्रा के बारे में उसको अभी से समझ हो गई कि उस अंकल चिप्स का पैकेट कितने का आता है, 10 रुपये का आता है। तो दूसरा मूल्य का काम क्या हो गया, मूल्यमान एज ए इकाई के रूप में काम आता है। ठीक है, सॉरी तीसरा हो गया ना, चौथा भविष्य के भुगतानों का मानक। भविष्य में आपको कोई पेमेंट करना है तो उसके लिए मुद्रा बड़ा काम आता है ना, कि साहब मैं आपको इतने दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। कोई आपने ऋण लिया तो ऋण चुका रहे हैं तो किस में चुका रहे हैं, मुद्रा में, और भविष्य के भुगतानों के लिए मानक के रूप में भी काम करता है ये। देखो इसके 4 प्रमुख कार्य हैं, ये इसके बेसिक कार्य माने जाते हैं। इनको तो आप रट ही लेना, रट क्या लेना, आप इनको समझ ही जाओ। एक तो भैया ये हमारा अंकल चिप्स का पैकेट हो गया छोटे से बच्चे का, ये आप जानते हैं भैया कोई सामान लेने जाते हो तो विनिमय का माध्यम करते हो। दूसरा आप समझते हो कि पिताजी ने भैया जो संचय करके पैसा रखा हुआ है मुद्रा के रूप में वो भंडार करके रखा है। चौथा भैया क्या होगा कि भविष्य में आपको कोई भी भुगतान करना है तो ये भुगतान के रूप में काम आता है। ये 4 प्रमुख इसके कार्य हैं, किसके, मुद्रा के। स्पष्ट। देखो विद्यार्थियों, मैंने आपसे चर्चा करी है मूल्य के भंडार के रूप में, ये एक प्रमुख कार्य के बारे में मैंने आपको बताया था, भंडार के रूप में, संचय के रूप में। यदि मैं ये आपसे कहूँ तो आप मेरे से एक बात और कह सकते हैं कि देखो साहब, सोना, जमीन, मकान, दुकान, इस रूप में भी तो हम मूल्य का संचय कर सकते हैं। लेकिन भैया मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है क्या, किस मामले में, कन्वर्टेबिलिटी में, परिवर्तनीयता में। अरे भैया मुझे एक चीज़ बताओ, आपने जो मुद्रा इकट्ठी करी, क्या इतनी सरलता से जो आपका मुद्रा है आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया कि आपको इन चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए जिससे आप एक्सचेंज करने जा रहे हो वो आपकी सामान खरीद ही ले। तो भैया देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, कई बार ऑप्शंस में आपसे पूछ लिया जाएगा मूल्य के संचय के रूप में। देखो मूल्य के संचय के रूप में ये भी होते हैं, सोना के रूप में आपने मूल्य संचय कर लिया, जमीन खरीद लिया तो भी मूल्य का संचय हो गया, मकान खरीद ली तो भी संचय हो गया, दुकान खरीद ली तो भी संचय हो गया। लेकिन इसकी परिवर्तनीयता नहीं हो सकती, तुरंत नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि मुद्रा का सार्वभौमिक जो स्वीकार्यता आपको प्राप्त है वो इनके अंतर्गत आपको प्राप्त नहीं है। स्पष्ट है, ये एक छोटा सा बिंदु समझ गए। देखो बेसिक से चलेंगे, छोटी छोटी बातें जुड़ के बहुत बड़ी बन जाती है ना। इन छोटे छोटे बेसिक्स को समझ लो। देखो बैंकिंग और मौद्रिक नीति समझने के बाद आप जितनी भी अपनी राजकोषीय नीति हैं या अन्य इकोनॉमी के फैक्टर हैं उनको बहुत ही गहन रूप से रिलेट कर पाएंगे। रिलेट की बात करूँगा, इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से, है ना, और उसे करने की अभी आवश्यकता नहीं है। ये जो इंटरलिंकिंग करके बोलते हैं ना, एक विद्यार्थी का मेरे पास फ़ोन आया तो बोले सर ये बताओ कि इकोनॉमी को हिस्ट्री से कैसे रिलेट कर दें, ज्योग्राफी से कैसे रिलेट कर दें। मैंने कहा भैया पहले तो ये दिमाग से ये ना सगुफा निकाल दो कि मुझे सबसे जोड़ के उत्तर लिख के आना है। आपने सारे सब्जेक्ट 1-2 बार रिवाइज कर लिए ना तो ऑटोमेटिक आप लिंक करने लग जाओगे। जब हिस्ट्री में आपके आएगा कि भैया धन निकासी का सिद्धांत आएगा तो आप अपने आप लिखाओगे, इकोनॉमी का फंडा उसमें डालोगे। कतई ज़रूरत नहीं है कुछ इंटरलिंकिंग करने की, हर चीज़ में इंटरलिंकिंग करके घुसाड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ये जो भी टीचर बोलते हैं ना कि साहब इंटरलिंकिंग करके बताता हूँ, एक ऐसा कार्यक्रम चलाऊंगा जो आपको शुरू से लेके सारे सब्जेक्ट को जोड़ के आपको चमत्कार करके दिखा दूंगा। अरे भैया तुम्हारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, किन बच्चों को चमत्कार करके दिखा रहे हो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो।
इंटरलिंकिंग तो अपने आप कर लोगे भैया, लेकिन आपको केवल 2 कार्य करने हैं। रिवीजन अच्छे से करना है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उनको अच्छे से कर लोगे ना, एक स्टेज आएगी भैया कि तुम ऑटोमेटिक इंटरलिंकिंग करने लग जाओगे। तुम्हारे आंसर में जो क्वेश्चन डिमांड करेगा ना, तुम उसको विभिन्न आयामों में ले जाके लास्ट में जोड़ के प्रदर्शित कर दोगे। बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन उसके लिए रिवीजन और इनके बेसिक्स को स्ट्रांग कर लो आप। देखो, अब मुद्रा के बारे में जो हमने बातचीत करी उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब देख लेते हैं मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा होती कितने प्रकार की है ना, मुद्रा के भी प्रकार समझ लेते हैं। देखो, एक मुद्रा होती है विधिक मुद्रा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मनी बोलते हैं ना भैया, इलीगल मनी लेके आ गए तुम तो, और ये लीगल मनी लेके आ गए, ये लीगल और इलीगल। तो विधिक मुद्रा क्या हो गई, लीगल टेंडर मनी। और एक होती है अविधिक मुद्रा, इलीगल। और हम किसके बारे में समझेंगे, लीगल के बारे में समझेंगे। अच्छा, लीगल मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है, एक तो सीमित विधिक मुद्रा और एक होती है असीमित विधिक मुद्रा। इसको बोलेंगे लिमिटेड और इसको बोलेंगे अनलिमिटेड। स्पष्ट है, वर्गीकरण समझ गए। अब एक बार इस वर्गीकरण को अपन डिफाइन और कर लेते हैं। अब देख लेते हैं विधिक मुद्रा क्या होती है। विधिक मुद्रा सिंपल सी बात समझो, देखो इसमें विधि जुड़ी हुई है। मतलब कि पहली बात तो कोई ना कोई संस्था द्वारा जारी की जाएगी और विधि के द्वारा जारी की जाएगी। मतलब कि क्या बोला मैंने आपसे, इसकी डेफिनेशन में 2 कीवर्ड का ध्यान रखना, किसी संस्था के द्वारा प्लस विधि से आपको मान्यता मिलेगी, तभी आप भैया जो मनी मार्केट में लेके आएंगे या जो मनी आप जारी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, विधिक मुद्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विधिक मुद्रा। कीवर्ड क्या रहेगा, कोई ना कोई संस्था भैया उसको जारी करेगी और कहाँ से ताकत लेके आएगी जारी करने की, कोई ना कोई विधि के द्वारा आपको ताकत मिलेगी जारी करने की। समझ गए। और एक होती है भैया इल्लीगल। इल्लीगल में कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, कैसे भी करके आप कहीं से भी ला के दे दो। अच्छा, जो फेक मनी होती है, जो भैया प्रिंट निकाल के बाजार में लेके आते हैं, वो किस श्रेणी में आएगी, इल्लीगल मनी में आएगी, है ना। अब देखो, अब ये एक बार लीगल को समझो अच्छे से। लीगल के 2 पार्ट होते हैं, सीमित और असीमित मुद्रा। देखो, एक बार क्या हुआ, अखबार में आपने सुना होगा कि एक आदमी कार लेने गया, है ना, और कार लेने गया वो व्यापारी क्या करके गया, बोरों में सिक्के भर के ले गया। क्या, बोरों में सिक्के भर के ले गया और उससे बोला कि मुझे कार खरीदनी है। तो बोला भैया हम सिक्के विक्के नहीं लेते, इतने सिक्के कौन गिनेगा। तो उन्होंने जब ये बात आगे चली, जब और बात आगे बढ़ी, तो उसने बोला भैया, मैनेजर साहब ने, कि भैया हम ये सिक्के नहीं लेंगे, आपको जहाँ शिकायत करनी है वो कर दो। देखो क्या था कि दोनों पढ़े लिखे थे। जो सिक्के लेके आया था वो भी क्या बोलता है, भैया ये लीगल टेंडर मनी है, लेने ही पड़ेंगे तुम्हें। तो उसने कहा कि भैया मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी है, आप चिंता मत करो भैया, लेने के लिए हम बिल्कुल बाध्य हैं, लेकिन जो सिक्के हैं वो लिमिटेड ही ले पाएंगे। ये भी भैया कानून है। लिमिटेड से मतलब 1000 रुपये तक के आप सिक्के ले जाओ, वो लेना पड़ेगा उसको। समझ गए क्या। तो भैया क्या हुआ, उसको पैसे वापस ले जाने पड़े। अखबार में आई हुई खबर है ये, है ना। देखो, सामान्य जीवन में आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी, बशर्ते कि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने वो चीज़ उठाई है नहीं उठाई है। न्यूज़पेपर में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई मिल जाएंगी। समझ गए। सीमित विधिक मुद्रा। अब असीमित विधिक मुद्रा क्या होती है भैया, नोट में आप पेमेंट कर दो। मैनेजर साहब ने बोला भैया जो कार लेने गए थे कि आप सब नोट में पेमेंट कर दो ना, कितना ही कर दो, 1 करोड़ की गाड़ी लो ना, हमें क्या दिक्कत है, हम नोट में पेमेंट ले लेंगे आपसे। मतलब कि नोट में अगर आप पेमेंट करते हो तो अनलिमिटेड रूप से भी कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अभी वर्तमान में क्लॉज चल रहा है। क्या क्लॉज चल रहा है कि साहब 2 लाख रुपए तक तो हम आपसे कैश ले सकते हैं, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग माध्यम से हमें पैसा ट्रांसफ़र करने का पड़ेगा। या तो आप चेक दे दो, या आप NFT करा दो, या आप अन्य किसी भी डिजिटल माध्यम से हमें पैसा दे दो, तो हम वो किस में ले लेंगे, अनलिमिटेड फॉर्म में ले लेंगे। लेकिन 2 लाख रुपए से ऊपर, 2 लाख रुपए तक तो आप कैश ले सकते हो। समझ गए। तो हमने वर्गीकरण में क्या देखा मेरे प्यारे दोस्तों, मुद्रा का हमने वर्गीकरण किया 2 भागों में। एक होती है लीगल टेंडर मनी और दूसरी होती है इलीगल टेंडर मनी। अच्छा, लीगल टेंडर मनी 2 रूपों में हमने देखा। एक तो थी भैया सीमित विधिक मुद्रा और दूसरी थी असीमित विधिक मुद्रा। सीमित विधिक मुद्रा में हमने देखा कि भैया सिक्के जो होते हैं वो कितने रुपए तक के लेके जा सकते हो, 1000 रुपये तक के, और नोट आप अनलिमिटेड दे के आ सकते हो। लेकिन अभी एक क्लॉज क्या चल रहा है कि भैया 2 लाख रुपए तक की आप कैश दे सकते हो किसी को भी। उसके ऊपर यदि आपको कैश देना है तो आप क्या करेंगे,
बैंक की चेकबुक या कोई डिजिटल लीगल डिजिटल ट्रांजेक्शन से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो अनलिमिटेड। स्पष्ट है? समझ गए? मुद्रा की डेफिनेशन समझ गए, मुद्रा का वर्गीकरण समझ गए। नोट्स बनाओ तो इसी फॉर्म में बनाने हैं आपको। स्पष्ट है? आपको इसकी कोई डेफिनेशन लिखनी है तो जैसे मैंने कीवर्ड लिखे ना, ऐसे कीवर्ड लिख लेना आप। जैसे मैंने कीवर्ड लिखा है तो कीवर्ड लिख लेना कि ये ₹1000 लिखे हैं ना, तो आप इसमें ब्रैकेट में डाल देना कि जो लिमिटेड है सिक्के। तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि विषय क्या है। सिनॉप्सिस बनाओ, अगली किताब नहीं बनानी अपन को। नोट्स के माध्यम से ऐसा नहीं हो कि इतने सारे हम भैया एक नई किताब ही छाप दी अपन ने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 2-3 टर्मिनोलॉजी और समझ लेते हैं। देखो, एक होती है फिएट मनी, एक होती है फुल बॉडीड मनी, एक होती है सांकेतिक मुद्रा। सर 2 तो अंग्रेजी में लिख दिया और एक हिंदी में लिख दिया। हाँ, आपको ऐसे ही याद करना है, ये अंग्रेजी में याद करना। क्या फिएट मनी, क्या बोला मैंने? फिएट मनी। एक फिएट गाड़ी आया करती थी ना पहले, ये वही फिएट मनी है। अच्छा, फिएट मनी से मेरा क्या तात्पर्य है कि ऐसी मुद्रा जिसको स्वीकार करना बाध्यकारी होता है, उसको मना नहीं कर सकते। और इसके अंतर्गत अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल क्या, अभी वर्गीकरण देखा था ना, क्या देखा था हमने? एक तो सीमित विधिक मुद्रा और असीमित विधिक मुद्रा। अच्छा, सीमित विधिक मुद्रा में हमने मेरे प्यारे दोस्तों क्या देखा था? 1000 रुपये तक के सिक्के, मतलब सिक्के और नोट, ये दोनों ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? फिएट मनी कहलाता है। मतलब कि सिक्के भी आपको स्वीकार करना बाध्यकारी है, लेकिन भैया उसमें सीमित एक क्लॉज जुड़ा होता है कि भैया आप 1000 रुपये तक के दे के आएंगे। लेकिन मूलतः बात क्या है कि फिएट मनी वो होगी जिसको आपको स्वीकार करना बाध्यकारी, कोई दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता, और वो होते हैं नोट और सिक्के। एग्जाम्पल, नोट और सिक्के विधिमान्य है ना। दूसरी बात, फुल बॉडीड मनी क्या होते हैं? देखो, फुल बॉडीड मनी में एक चीज़ ध्यान करो, पहले क्या हुआ करते थे, जैसे चांदी के सिक्के बना दिए, सोने के सिक्के बना दिए। अब सोने के सिक्के महंगे क्यों होते थे? क्योंकि जो उसका वस्तु का मान था, जो गोल्ड उस सिक्के में लगा हुआ था, उसकी भैया कीमत अधिक थी, तो उसके बदले में आप अधिक सामान खरीद के लेके आ सकते थे। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि भैया ऐसी मुद्रा जिसमें भैया उसका मौद्रिक मान, मतलब कि रुपए में या पैसे में, किसी भी करेंसी में, जिसका मौद्रिक मान और उसका वस्तुमान। देखो, वस्तुमान से मेरा क्या तात्पर्य कि आपने कोई मुद्रा बनाई, सपोज करो मैंने वो सिक्के बनाए सोने के, तो सिक्के का मौद्रिक मान और वस्तुमान इक्वल था। क्या? उस सिक्के का मौद्रिक मान और वस्तुमान इक्वल था। समझ गए? जैसे कि अभी मैंने 1 रुपये का अपना सिक्के चलता है, तो 1 रुपये में मैंने उस 1 रुपये के बराबर मैंने क्या डाल रखा है? कोई ना कोई मेटल डाल रखा है कि एटलीस्ट 1 रुपये का तो मेटल है ही। कल को मैं इसको पिघला के बाजार में बेचने जाता हूँ तो मेटल की कीमत कितनी होगी? 1 रुपये होगी। समझ गए? अब होता क्या है दोस्तों, जो हम सिक्के बनाते हैं, सरकार जो भी सिक्के बनाती है, इनिशियली उसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन यदि मैं बात करूँ फुल बॉडीड मनी में, तो उसमें मेरे कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा का मौद्रिक मान और उसका वस्तुमान क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी बोलेंगे। मतलब कि जो सामान आपने उस मुद्रा में डाला है ना, उसका वस्तु का मान और उस मुद्रा की जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी बोलेंगे। देखो, जितने भी सिक्के आते हैं ना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। आपके जितने भी कॉइन्स आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? फुल बॉडीड मनी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा होता है बच्चों सांकेतिक मुद्रा। क्या? सांकेतिक मुद्रा। ये क्या होता है? देखो, केवल संकेत दे रही है आपको ये। सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है? जो मुद्रा का मौद्रिक मान होता है वो वस्तु के मान से ज़्यादा होता है। मतलब कि 2000 रुपये का नोट है, अरे भैया ये 2000 रुपये का नोट है, इसमें 2000 रुपये का सामान डला हुआ है क्या? एक सिंपल कागज़ का टुकड़ा और उसमें बढ़िया सी प्रिंटिंग करके और जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है वो लगा के तो आपको दे रखे हैं। मतलब उस नोट का यदि मैं वस्तु मान निकालूँ तो 2000 रुपये नहीं आएगा। वो सांकेतिक रूप से है। भैया 10 रुपये के नोट में या 50 रुपये के नोट में जितना मुझे खर्चा आ रहा है, उतना ही मुझे 2000 के नोट छापने में खर्चा आ रहा है। स्पष्ट? सांकेतिक मुद्रा क्या हो गई? मौद्रिक मान, किसी भी मुद्रा का मौद्रिक मान उसके वस्तु के मान से क्या होता है? अधिक होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। क्लियर है ना? तो हमने 3 चीज़ें और देख ली। फिएट मनी देखी। फिएट मनी क्या होती है?
भैया ऐसी मुद्रा जिसको स्वीकार करना बाध्यकारी होता है, और इसके अंतर्गत हमारे नोट और सिक्के आते हैं। फिर हमने दो टर्मिनोलॉजी और समझी, फुल बॉडीड मनी और सांकेतिक मुद्रा। फुल बॉडीड मनी क्या होते हैं? ऐसी मुद्रा का मौद्रिक मान जो वस्तु मान के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। अंग्रेजी में ही लिखना आप। पूर्णकाय मुद्रा। अब वैसे आप, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ अंग्रेजी में ध्यान करना। कल हमारे एक सर हैं, उनके साथ हम बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बोला देखो विकास जी एक प्रश्न देखो यूपीएससी ने कैसे बनाया है। सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने क्या लिखा था? शल्यकारी आक्रमण। अब वो सर्जिकल का उन्होंने क्या ट्रांसलेशन किया? शल्यकारी आक्रमण। अब मुझे बताओ आप, तो कहीं फुल बॉडीड का कुछ और नहीं कर दें ये। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भैया इकोनॉमी में, एटलीस्ट इकोनॉमी में आप ये जो कुछ वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको अंग्रेजी में ही याद करके जाना। और बड़ी बड़ी भारी चीज़ तो है नहीं ना, मेरे कहने पे इतना तो कर लोगे ना। दूसरा सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा और फुल बॉडीड मनी और फिएट मनी, तीन टर्मिनोलॉजी सीख गए। शनै शनै हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं भैया मौद्रिक नीति में। मेरा उद्देश्य क्या है? मैं चाह रहा हूँ कि आपको मौद्रिक नीति बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, कि मौद्रिक नीति क्लियर होगी तो राजकोषीय नीति को हम बहुत शानदार तरीके से खींच जाएंगे। चलो आगे चलें। अतः मांग से मेरा क्या तात्पर्य हो गया? डिमांड। एक बार बताओ भैया कि हमें मुद्रा चाहिए, मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? अभी वर्तमान में कोरोना काल में आप देख रहे हैं मार्केट में, आप कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं क्या? केवल अपनी ज़रूरत की सामान खरीदने जाते हैं, बाकी चीज़ें हम नहीं खरीदते। मतलब विलासिता की अभी चीज़ें हम ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये समझना जो मैंने आपसे लिखा है, आराम से शांति से एक बार इसको समझ लो। कहीं इधर उधर दिमाग लगा रहे हो तो पुनः भैया क्लास में लेके आ जाओ। मैंने आपसे क्या बोला? मुद्रा की मांग, डिमांड पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लोग द्रव्य क्यों चाहते हैं? मतलब आपको भैया पैसा चाहिए क्यों? देखो, एक तो भैया हमें इसलिए पैसा चाहिए कि हमें मार्केट में जाके कुछ ना कुछ सामान लेके आना है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना है, या हमें दुकान, मकान, ज़मीन आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भैया पैसा चाहिए, इसलिए हमें द्रव्य चाहिए। और उसको मैं एक शब्द में यदि बोलूँ तो मुझे जितने सौदे करने हैं, अब भैया सब्जी लेना भी सौदा है, समोसा कचौरी खाना भी एक सौदा ही है। चाहे आप कोई फैक्ट्री लगा लो, चाहे आप कोई ज़मीन खरीद लो, चाहे 1 रुपये की लो, चाहे 1 करोड़ का सामान लो, सब सौदा कहलाता है। तो आपको किस लिए पैसा चाहिए? सौदों का संचालन के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? सौदों का संचालन के लिए आपको पैसा चाहिए। ठीक है, अब मुझे आगे बताओ। बाजार में यदि खूब सौदे होंगे, सौदे से मेरा क्या तात्पर्य हो गया? सौदे जब भी तो होंगे जब बाजार में आप चीज़ें खरीदने जाओगे, पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे। आपने देखा कि ये जो आप सौदे कर रहे थे, इन सौदों के संचालन में क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। अच्छा, सौदों के संचालन में बढ़ोतरी होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो भैया क्या है कि हमारे यहाँ पर समाज में एकदम से आय में वृद्धि हो जाए, या हमारे भैया एक्सपेंस करने की ताकत बढ़ती जा रही है। और एक्सपेंस करने की ताकत हमारी कब बढ़ेगी? यदि मेरी आय में वृद्धि होती है तो मैं खर्चा करने लग जाऊंगा। सपोज करो भैया मेरी पत्नी कमाती है 35,000 रुपये, मैं कमाता हूँ 35,000 रुपये, और हमारे घर में आ गए भैया 70,000 रुपये। और यदि मैं कमाता 35,000 रुपये और अब मेरी कमाई कितनी है? केवल 35,000 रुपये, तो भैया मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा वो कम होगा, सीमित होगा। लेकिन पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, तो भैया आय आपकी बढ़ गई ना। तब आप क्या करेंगे? जहां मैं छोटी टीवी लेके आ रहा था पहले, अब मैं 43 इंच की टीवी लेके आने में सक्षम हो जाऊंगा। समझ गए? या भैया घर में पहले खाने पीने का सामान लेके आते थे, तो ये केचप, ब्रेड वगैरह, बिस्कुट वगैरह, बेफालतू के सामान हम नहीं लेके आते थे यदि हमारी आय सीमित है। यदि दोनों कमा रहे हैं तो क्या करेंगे? रसोई की इन सामग्री में भैया 3 तरह के बिस्कुट लेके आ रहे हैं, 3 तरह के नमकीन भी डब्बे में भर के रख रहे हैं। तो ये जो अन्य जो हम खर्चे करेंगे, ये जब कब कर सकते हैं? जब मेरी आय में वृद्धि होगी। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? भैया आय में वृद्धि होने का सौदे के संचालन बढ़ने से डायरेक्ट रिलेशन है। समझ गए? मैंने आपसे क्या बोला? मांग समझ लेंगे, अभी मुद्रा की मांग है ना, कम ज़्यादा दोनों समझ लेंगे। पहला, लोग भैया ये पैसा चाहते क्यों हैं? इसलिए तो चाहते हैं हम सौदों का संचालन करने के लिए। सौदे में वो सारी चीज़ें आ गई जिसमें आप पैसे का लेन देन करेंगे। उसके बाद भैया ये सौदों का संचालन यदि बढ़ रहा है तो इट मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास आय बढ़ रही है और हम भैया बाजार में जाके अनेक प्रकार के सौदे करने में सक्षम है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, ये आप सौदे अधिक करोगे, आपकी आय अधिक बढ़ेगी, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा?
द्रव्य की मांग पे पड़ेगा, मतलब कि मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। क्या? मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। मार्केट में क्या चाहिए आपको? फिर मनी चाहिए। क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो मांग का मतलब समझ गए ना आप, डिमांड का मतलब समझ गए। ये जो मुद्रा की मांग है इसका रिलेशन समझ गए कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर वो ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं मार्केट में तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। मांग को बता रही है। अच्छा, अब मेरी एक बात और सुनो, अगली बात सुनो। बैंकिंग हमने अभी भी पढ़ी है ना, तब बैंक से रिलेटेड करके चलते हैं। देखो सारी चीज़ें इसी से रिलेट होकर चलेगी। बैंक में मुझे एक चीज़ बताओ भैया, यदि जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, ब्याज की दर से पहले देख लो जो आपकी आय हुई, तो ये जो आय आप अपने पास रखोगे, सपोज करो आपने अपने पास भैया सेविंग करके घर में रखी हुई है और आपको लगता है कि भैया मुझे सौदों का संचालन करना है। क्यों करना है? क्योंकि भैया बैंक में जो ब्याज की दर है वो बहुत कम है। तो आप क्या करोगे? गोल्ड खरीद लोगे, ज़मीन खरीद लोगे, अन्य वस्तु और सेवाओं में अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन आपने देखा भैया ब्याज की दर आपको ज़्यादा मिलती है सेविंग रखने पर, तो आप क्या करोगे? बैंक में पैसा रखना उचित समझोगे, सुरक्षित भी रहता है वो। तो जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी तो मुझे प्यारे मेरे दोस्तों मित्रों ये बताओ, ये जो द्रव्य की मांग है ये ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है भैया, ये जो बचत थी मेरी आय के द्वारा जो मैं बचत करता था, इस बचत का ही तो कन्वर्जन किस में होता था? इन सौदों को ट्रांसफ़र करने में होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये बैंक ने जैसे ही ब्याज दर बढ़ा दी तो भैया मैं मेरा पैसा कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? इस बैंक पे जमा करा दिया मैंने, और बैंक में जमा करा दिया तो ये जो मेरे द्रव्य की मांग है ये क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्तों? कम हो गई। तो डिमांड समझ रहे हो? डिमांड कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? आप पकड़ के चलो बैंक को, कि बैंक की यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो मार्केट में इसकी सप्लाई कम हो जाती है, मतलब सॉरी डिमांड इसकी कम हो जाती है मुद्रा की, है ना, और सप्लाई भी बेसिकली कम हो जाएगी। दोनों का रिलेशन समान है। लेकिन अभी हम मांग के बारे में समझेंगे, जब सप्लाई समझ लेंगे तब इन दोनों को जोड़ के समझेंगे। दूसरी बात, यदि ब्याज दर कम हो जाती है तो भैया क्या होगा? आपकी जो डिमांड है द्रव्य की वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? कि मार्केट में पैसा आ जाएगा ना, फिर आप क्या करोगे? सोना खरीदोगे, चांदी खरीदोगे, ज़मीन खरीदोगे, अन्य चीज़ों में खर्चा करोगे। क्यों? बैंक में रखने का फ़ायदा तो है नहीं। आपको सौदों का संचालन बढ़ जाएगा, सौदों का संचालन बढ़ जाएगा। अब मैं इसको एक बार पुनः रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान करना। मांग, डिमांड, पहली क्वेश्चन आता है कि लोग द्रव्य चाहते क्यों हैं? क्यों रखना चाहते हैं अपने पास? इसलिए रखना चाहते हैं भैया उनको सौदों का संचालन करना है, उनको बाजार में जाकर ट्रांजैक्शन करना है। और ये ट्रांजैक्शन कब ज़्यादा होगा? जब आपकी आय बढ़ती है। आय बढ़ने से मेरा क्या रिलेशन हो गया? कि आपका सौदों का संचालन बढ़ गया। सौदों का संचालन बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? कि द्रव्य की मांग बढ़ गई। क्या? द्रव्य की मांग बढ़ गई, पैसों की मांग बढ़ गई। समझ गए ना? अगर वैसे ट्रांजैक्शन कम होंगे तो द्रव्य की मांग है क्या? कम हो जाएगी। दूसरी बात, इसी में एक सिनेरियो मैंने और जोड़ दिया, बैंक का। यदि बैंक की ब्याज दर बढ़ जाएगी तो भी भैया द्रव्य की मांग कम हो जाएगी। आपकी जो बचत है आपने कहाँ जमा करा दी? बैंक में जाके जमा करा दी, ठीक है। और यदि ब्याज दर कम हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? यार बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं, अपने पास ही पैसा रखते हैं और इसको और कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। समझ गए? तो बैंक का रिलेशन समझ गए, क्यों पैसे रख रहे हो आप ये समझ गए, और इसका मार्केट में कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ये आप समझ गए। स्पष्ट है? कोई भी मन में शंका हो तो मुझे कमेंट्स कर लेना, बाकी तुम्हारे पास मेरा नंबर है ही, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मार्केटिंग जो मुझे समझ में नहीं आती, 8619059759 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर देना, तुरंत आपसे बात कर लूँगा। तुरंत से मेरा तात्पर्य है कि 6 घंटे के अंदर आपसे बात कर लूँगा, है ना। अब हम चलेंगे भैया मुद्रा की आपूर्ति में। अब समझ लेते हैं सप्लाई। देखो एक्चुअली जब चैप्टर में लेके चला था ना तो मेरे मन में बड़ी दुविधा थी, यार ये मांग का चैप्टर या सॉरी मुद्रा का जो चैप्टर है मौद्रिक नीति का, इसको लेके कैसे चलूँ? क्या सीधे मैं आरबीआई से स्टार्ट कर दूँ तुम्हें बताना, और आरबीआई की जितने भी पॉलिसी रटाने वाला काम था या सीधे बोल कि मतलब उंडेले देने वाला काम था वो कर दूं क्या? नहीं। फिर आराम से मैंने 5-7 मिनट सोचा कि भैया आप धीरे धीरे विकास जी इसको लेके चलो, जैसे भैया सीधे उंडेलने वाला काम मत करो। तो हमने पहले क्या देखा? मुद्रा की डेफिनेशन समझी, मुद्रा के कार्य हमने समझे, फिर हमने देखा कि भैया मुद्रा की मांग और आपूर्ति का क्या रिलेशन है वो भी समझेंगे। पहले हमने मांग समझ ली, अब हम समझते हैं आपूर्ति। क्या? मुद्रा की आपूर्ति समझते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, इसको बेटा स्टॉक भी कहते हैं। क्या? मुद्रा का स्टॉक भी कहते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ भैया, हमारी अर्थव्यवस्था में
जब तक आपको ये मालूम नहीं हो कि भैया कितनी तो हमारे यहाँ पर मांग है मुद्रा की, कितनी आपूर्ति हमें करनी है, जब तक ये दो चीज़ें आपको मालूम नहीं होगी तो आप क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था का प्रॉपर रूप से विकास कर पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे? सपोज करो कि आपको आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का बनाना है, हमें भैया पोर्ट्स बनाने हैं, हमें एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हमें बहुत शानदार सड़कें बनानी है, अच्छी कॉलोनी, अच्छे आवास बनाने हैं, फैक्ट्री के लिए सेज जैसा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो इसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो ये भैया डिपेंड करेगा कि हमारी कैसी नीति है कि बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए और जिससे हम इन्वेस्टमेंट में ये पैसा लगा सकें। तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें भैया मुद्रा का भंडार या मुद्रा का स्टॉक कितना है ना, भंडार स्टॉक हो गया, मुद्रा की आपूर्ति कितनी है। हमारी अर्थव्यवस्था को यदि आपको उन्नति की शिखर में लेके जाना है तो बिना इनकी जानकारी के आप अर्थव्यवस्था को वृद्धि दर में लेके ही नहीं जा सकते। अच्छा, दूसरी बात मुझे ध्यान करो, अब भैया जब तक आपको मांग और मुद्रा की आपूर्ति का मालूम नहीं होगा तो क्या आप कोई मौद्रिक नीति बना सकते हो? क्या मौद्रिक नीति यही तो करती है, मुद्रा के लिए नीति बना रही है कि भैया बाजार में मुद्रा को कैसे डाला जाए, कैसे निकाला जाए, ये नीति तो हमें बनानी है। और वो नीति जब ही बनेगी जब मांग और आपूर्ति आपको क्लियर हो जाएगी कि भैया हमारी डिमांड कितनी है। देखो सामान्य आप अपने व्यवसाय में भी ये देखते हो कि एक काम करते हो भैया, जैसे सपोज करो मेरी समोसे बनाने की दुकान है ना, तो मैंने देख लिया कि भैया सर्दियाँ आ रही हैं और भैया क्या करते हैं, डिमांड आएगी बढ़िया सी, तो एक काम करो अधिक समोसे बनाओ। मैंने क्या कर दिया, समोसे का सप्लाई बढ़ा दी, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया मांग आने वाली है, मुझे ध्यान था। और उसी के निमित्त मैंने क्या किया, आलू ज़्यादा खरीदने स्टार्ट कर दिए मैंने भैया, वर्क फोर्स ज़्यादा बढ़ा दी, बढ़िया सा तेल, मूंगफली का तेल लेके आने लग गया, समझ गया। उसी के अनुसार मैंने अपने संसाधन जुटा लिए। तो भैया किस पर डिपेंड किया, ये मुझे मांग और आपूर्ति ध्यान थी। भैया मेरे देश की इकोनॉमी में मेरे समोसे बनाने की दुकान की तरह ही चलती है। अरे भैया मुझे मालूम पड़ गया कि मांग बढ़ रही है मेरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो मुझे आपूर्ति बढ़ानी पड़ेगी, और आपूर्ति बढ़ाने के लिए मुझे कोई ना कोई ऐसी मौद्रिक नीति लेके आनी पड़ेगी। सपोज करो कैसी मौद्रिक नीति लेके आनी पड़ेगी, अब तो तुम वैसे ही समझने लग गए। अरे भैया मुझे ऐसी मौद्रिक नीति लेके आनी पड़ेगी जैसे बाजार में पैसा आ जाए। और पैसा कैसा आ सकता है, सपोज करो मैंने ब्याज वो जमा दर कम कर दी बैंक में, कि बैंक में आप पैसा जमा कराओगे उस पर आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो भी आपकी क्या हो सकती है, बाजार में पैसा बढ़ गया। दूसरा, सरकार को यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ध्यान करना, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिसमें भैया कोई लाभ नहीं होता, उसके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार उसके लिए SLR बढ़ा सकती है, या बैंकों में देखो इसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। इंटरेस्ट रेट कम करना और बढ़ाना, ये दोनों फैक्टर आपके काम आते हैं किसमें, कैसे आपको किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है बाजार में। यदि आपने भैया जमा दर बढ़ा दी तो क्या होगा कि आपके पास जो पैसा पड़ा है वो कहाँ चले गया बैंक में आपने जमा करा दिया। क्लियर है, बैंक में जमा करा दिया तो क्या हो गया, बैंक के पास अब अधिक पैसा इकट्ठा हो गया, और अधिक पैसा जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, या तो आगे लोन देगा, और भैया लोन प्रॉपर देने के साथ साथ अगर और भी अधिक पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो क्या करेगा, उसको वो RBI को दे देगा या सरकार को लोन दे देगा। समझ गए, अल्टीमेटली घूम के किसके पास पैसा आ गया, सरकार के पास आ गया, और सरकार क्या करेगी, उसको भैया इन्वेस्टमेंट कर देगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, विकास परियोजनाओं में। समझ गए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का भंडार और आपूर्ति का रिलेशन समझ गए आप। बिना अर्थव्यवस्था में मुद्रा का भंडार और आपूर्ति समझे बिना आप आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। क्या लिखा मैंने, आर्थिक वृद्धि। इस आर्थिक वृद्धि के लिए आपको क्या चाहिए, निवेश चाहिए। और ये निवेश के लिए आपको भैया क्या चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कितनी है। क्या मेरे देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या रिलेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ करानी है तो आपको निवेश करवाना पड़ेगा, और निवेश जब ही बढ़ेगा जब आपको ये मालूम होगी हमारे देश में मुद्रा की आपूर्ति कितनी हो रही है। स्पष्ट है। और ये मुद्रा की आपूर्ति हम तय करेंगे किसके द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा। समझ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो मौद्रिक नीति बनाएंगे हम, या मुद्रा की आपूर्ति करेंगे, तो उसके लिए आपको एक चीज का और मालूम होना चाहिए। कैसे, जैसे कि सपोज करो, फिर चलते हैं अपनी हलवाई की दुकान पे।
अब जैसे भैया हमने समोसे की दुकान में मांग बढ़ानी है ना, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इसका मुद्रा, जो मेरे समोसे के जो आइटम हैं उनके लिए स्टॉक कितना कितना बाज़ार में पड़ा हुआ है, मुझे आलू कहाँ से लेके आने हैं, बाज़ार में आलू कितने हैं, अच्छा ये जो मैं मूंगफली का तेल जिसमें अपन तलेंगे ये कहाँ पर है ना, ये जो स्टॉक है इनकी मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाके ओवरऑल मैं अपना डिमांड को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, समझ गए। और डिमांड इंक्रीज़ जो हो रही है और उसके लिए मैं अपनी सप्लाई बढ़ा सकता हूँ। अच्छा अब आ जाते हैं इकोनॉमी में। आपको मुद्रा की आपूर्ति बढ़ानी है, मतलब भैया कहीं से तो सामान लेके आके आप आपूर्ति सप्लाई बढ़ाओगे ना, तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये मालूम होना चाहिए ये जो मुद्रा की सप्लाई बढ़ेगी तो भैया इस सप्लाई के लिए मैं कहाँ कहाँ से मुद्रा लेके आऊँ, किन किन क्षेत्रों में भैया इस मुद्रा का स्टॉक है जहाँ से मुझे मुद्रा निकाल के इस मार्केट में लेके आनी है, निवेश के लिए लेके आनी है। तो ये भैया हम क्या करेंगे, आपको मुद्रा का जो स्टॉक या मुद्रा का स्टॉक कहाँ कहाँ पर है ये जानना पड़ेगा। मतलब कि मेरी जो अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्टॉक कहाँ है और यहाँ से ये स्टॉक ढूंढ के लाऊंगा मैं और फिर आगे भैया क्या करूँगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दूंगा। इसीलिए भैया इसको मुद्रा की सप्लाई को, ये जो मैंने आपूर्ति आपको लिखा था, इस आपूर्ति को स्टॉक भी कहते हैं। ध्यान रखना यदि ऑप्शंस में कहीं स्टॉक आ गया तो घबराना मत, उस मुद्रा का स्टॉक से तात्पर्य मुद्रा की आपूर्ति से ही है। इसको और क्लियर करते हैं, अब इसको आगे समझते हैं। अब मुझे देखो भैया, अब देखो मतलब बोर्ड को देखो, है ना, मुझे नहीं बोर्ड को देख लो। देखो भैया जो मुद्रा का स्टॉक है जो मेरी आपूर्ति बता रहा है, ये मुद्रा के स्टॉक का मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे। अब ये आप और मैं कैसे मालूम करेंगे भैया कि बाज़ार में कहाँ पर आलू कितने उपलब्ध हैं जहाँ से हम भैया मंडी से ले पाएँ। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में मुझे ये मालूम करना पड़ेगा ये भैया मनी का स्टॉक कितना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मनी का स्टॉक का मुझे माप करना पड़ेगा, मेज़रमेंट करना पड़ेगा कि भैया कहाँ पर कितनी कितनी मुद्रा रखी हुई है। और ये कौन काम करता है, बैंकों का बैंकों का पापा जी आरबीआई करता है। अच्छा ये जो मेज़रमेंट है ना, ये जो माप है, इस माप के लिए जो भैया विधि तय की गई कि किस विधि से हम भैया इसका मेज़रमेंट करें, उसके लिए एक द्वितीय कार्यदल बना था 1971-72 में। क्या 1971-72 में एक द्वितीय कार्यदल बना था जिन्होंने ये तय किया था भैया जो मुद्रा का स्टॉक या मुद्रा की आपूर्ति है वो देखा। और इन्होंने इस एक चीज़ और देखी भैया तरलता के आधार पर कि भैया कितनी ऐसी मार्केट में मुद्रा अपन लेके आ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो, तरल हो। तरलता से मेरा क्या तात्पर्य भैया, एक तो लघु और दीर्घ अवधि के अंतर्गत जितनी जल्दी हम किसी वस्तु को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो वो क्या कहलाती है, तरलता कहलाती है। तरलता भी मैं आपको इसके बाद एक बार अच्छे से क्लियर कर दूंगा ना, समझ गए। मुद्रा की आपूर्ति और तरलता के माध्यम से हम क्या करेंगे, मुद्रा का माप करेंगे। ये जो विधि आई थी 1971-72 में द्वितीय कार्यदल, इसने भैया मेजरमेंट की एक पद्धति बताई थी। उसी पद्धति पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी इस समय मुद्रा की आपूर्ति है या कितना मुद्रा हमारे यहाँ पर है। अच्छा इसके लिए भैया हमने क्या किया, ये जो विधि आई थी इसमें 4 सेक्टर तय किए थे, है ना। सेक्टर बोल लीजिए, ये विधि के नाम दिए थे, कीवर्ड दिए थे, जिनके माध्यम से हम बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर मनी की कितनी स्टॉक है या मनी की कितनी आपूर्ति है अर्थव्यवस्था में। तो इसको भैया 4 नाम कौन कौन से दिए थे, मनी 1, मनी 2, एम से आप मनी बना लो ना, M1, M2, M3, M4। अब एक बार ये देख लेते हैं भैया बाजार में मनी कितनी है। एक हमने देखा M1 से तात्पर्य हो गया भैया इतनी मनी आपकी है। M2 में हमने क्या किया, कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ दिया, उससे हमने बता दिया भैया M2 में इतनी है। इसको ऐसे समझ लो जैसे कि भैया मेरे तो बहुत आलू बिकते हैं, मतलब मैं माफ़ करना, मेरे तो भैया दुकान में बहुत समोसे बिकते हैं। तो मैंने देखा कि भैया एक मंडी में तो मैंने देखा 10 किलो आलू हैं। मतलब कि जहाँ जैसे सपोज़ करो मैं राष्ट्रपति भवन के पास मेरा ठेला लगता है, तो मैंने देखा राष्ट्रपति भवन के पास वाली मंडी में तो क्या है 10 किलो आलू उपलब्ध हैं। तो मैंने देखा M1 10 किलो है। फिर मैंने देखा कि भैया राष्ट्रपति भवन के पास में एक बड़ी मंडी और है उस पूरे क्षेत्र की, वहाँ पर 10 किलो आलू और मिल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, एक तरीके से 10 किलो आलू प्लस 10 किलो नहीं, वहाँ सपोज़ करो मुझे 100 किलो आलू मिल गए।
तो मैंने क्या किया कि M1 भैया पूर्ति किससे हो रही है मेरे आलू की, 10 किलो की एक मार्केट से हो रही है। फिर मैंने M2 में देखा कि 10 किलो एक मंडी पे है, 100 किलो आलू वहाँ पर आते हैं। अब जितने मुझे ज़रूरत है ना उतने मैं ले आऊँगा, 10 किलो की जगह 1 किलो खरीद के ले आऊँगा, ये अलग विषय है। लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में आलू आ कितने रहे हैं भैया, तो मैंने देखा M1 मैंने एक क्राइटेरिया बना लिया कि भैया राष्ट्रपति भवन के पास जो मेरा ठेला लगता है समोसे का, उस ठेले के लिए जो मुझे आलू के लिए अगर जाना है मंडी में, तो मेरे को मालूम है कि 10 किलो आलू उस मंडी में आते हैं जो राष्ट्रपति भवन के पास सब्जी मंडी है। और राष्ट्रपति भवन की जो आसपास का जो पूरे एरिया की एक बड़ी मंडी लगती है, वहाँ पर कितना कुल आलू आता है, 100 किलो आता है। फिर मुझे ये और मालूम था कि भैया जिस राष्ट्रपति भवन और उसके पास के बड़े क्षेत्र की मंडी, और फिर एक आज़ादपुर मंडी और है ना, जहाँ पर कितना आलू आता है, 1000 किलो आलू आता है। कितना आता है, 1000 किलो आलू आता है, सांकेतिक है, ठीक है ना। तो भैया मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरे M3, मैंने भी एक डिनोट बना लिया कि मेरे कर्मचारी को मैंने कह दिया क्या हुआ बताओ भैया क्या चल रही दुकान में हालत। तो उन्होंने बोला सर कल 26 जनवरी है, सरकार से ऑर्डर मिला है कि आपको 3000-5000 लोगों को समोसे देने। विकास जी आप बहुत अच्छा समोसा बनाते हो। तो मैंने कहा भैया देखो मार्केट में आलू देखो कितने हैं। तो आपने बताया सर कि देखो हमारे पास की मंडी में तो डेली 10 किलो आलू आते हैं। फिर M2 में आपने बताया कि भैया पास की जो मंडी है राष्ट्रपति भवन के पास में, वहाँ पर 100 किलो आलू और आते हैं। तो मैंने कहा 110 किलो हो गए। मैंने कहा इससे पार नहीं पड़ेगी। फिर उसने बोला सर आज़ादपुर मंडी में 1000 किलो आलू आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो वहाँ पर सप्लाई कितनी हो गई, अभी हमारे 1110 किलो आलू हो गए। लेकिन मैंने कहा ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा यार एक काम करो, दिल्ली में जितनी भी मंडियाँ हैं, ये दिल्ली तो छोड़ो, दिल्ली वैसे छोटा हो गया टेरिटरी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे राजस्थान की यदि मैं बात करूँ तो ये मैंने देखा मेरे घर के पास वाली मंडी, ये मैंने देखा मेरे शहर की एक पर्टिकुलर क्षेत्र की मंडी, फिर मैंने देखा मेरे पूरे शहर की मंडी, फिर मैंने देखा कि यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, एक काम करो पूरे ज़िले की मंडी में देखो कितने हैं, या पूरे राज्य की मंडी में देखो कितने आलू हैं। तो फिर वो आलू निकल के आए 10 + 100 + 1000 और + 10,000, समझ गए। तो ये मैंने मालूम पड़ गया भैया मनी सप्लाई कैसे कैसे बढ़ती जा रही है, ध्यान में आ गया। लेकिन एक चीज़ और इसमें पकड़ के चलना, मेरे जो कर्मचारी थे बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या बोला, बोला विकास जी देखो भाई साहब, हम ये जो है ना M3 10 किलो आलू, 100 किलो आलू और 1000 किलो आलू, ये तो हम तुरंत व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि भैया क्या है, ये तो अपने घर की मंडी में, ये घर के पास वाली बड़ी मंडी में, और ये जहाँ अपन जिस ज़िले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसकी बड़ी मंडी में आलू आते हैं। तो ये तो भाई साहब हम एक ही दिन में जाके ले आएंगे। लेकिन ये जो आपने 10,000 किलो आलू और जोड़ दिए ना पूरे अपने एरिए के, मतलब पूरे ज़िले के, तो वहाँ से तो लाना अभी संभव नहीं है ना, कल ही तो ऑर्डर पूरा करना है, तो ये तो हम ले आएंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि भैया मेरे लिए जो M3 था ना, ये एक क्या है, बड़ी ब्रॉड हो गया मेरे लिए आलू का मार्केट। इतना समझ गए ना। अब मैं इसको पूरा अपन कन्वर्ट करके समझ लेंगे इकनॉमी में, क्योंकि M1 M2 M3 M4 बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने कहा डिस्टर्ब होने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा के लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर देंगे। M1 में, M2 में, M3 में, M4 में ये क्या है, ये आपको ये बताएंगे भैया कि हमारे देश में मनी की सप्लाई किस किस स्टैंडर्ड पर कितनी है। आलू आपके घर में कितने हैं, आपके पूरे क्षेत्र में कितने हैं, आपके पूरे ज़िले में कितने हैं, या पूरे देश में आपके आलू कितने हैं, किसके लिए, समोसे बनाने के लिए। स्पष्ट। मुद्रा की आपूर्ति अभी अच्छे से और क्लियर कर लेते हैं ना। एक छोटा सा बालक है, वो बड़ी अच्छी अच्छी कहानी सुनाता है ना। जिस कच्ची बस्ती में हम पढ़ाने जाया करते थे, तो वो सेवा बस्ती में, तो उसमें वो बालक है ना, जब भी कहानी सुनाता था तो हैने हैने करता था लास्ट में। देखो साहब एक राजा था, है ना, एक राजा जब उससे लड़ाई लड़ने गया तो एक आपके राक्षस आ गया, है ना, तो वो है ना मेरे दिमाग में आ गया भाई। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो क्या बोलता हूँ, मुद्रा की आपूर्ति है ना, M1 M2 M3 M4 है ना। तो ये है ना उस बालक ने सिखाया है मुझे, तो बहुत प्यारी कहानी सुनाता है। ज़्यादा बड़ा बालक नहीं है, मेरे हिसाब शायद दूसरी तीसरी में ही जाता होगा वो पढ़ने, लेकिन वो कहानी बड़ी अच्छी सुनाता है। प्रिय दोस्तों, अभी हमने मुद्रा की आपूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो ये रोशनी आ रही है ना, सूर्य देव भगवान सामने से खिड़की से साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं मुद्रा की आपूर्ति और उसके मुद्रा के स्टॉक, जो एक ही बात है। हमने इसके देखा कि भैया मुद्रा की आपूर्ति हमारे अर्थव्यवस्था में यदि हमें मालूम करनी है, तो उसके लिए भैया एक मेज़रमेंट काम में लेते हैं हम कि भैया हमारे अर्थव्यवस्था में है कितनी मुद्रा। अभी हमने देखा था M1 M2 M3 M4 था ना, M1 M2 M3 M4, ये चार हमने एस्पेक्ट देखे थे।
अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें और करना चाहता हूँ, उनको एक बार कर लेते हैं। आज की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें प्रमुख रूप से दो इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं कि भैया हमारे जो देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की आपूर्ति होगी वो भैया कहाँ से हो रही होगी। एक बैंकों के बैंक आरबीआई और एक व्यावसायिक बैंक। बाजार में पैसा यहीं से आ रहा है मोस्टली। अच्छा, ये जो आरबीआई है इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। आप समझते चलो, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। मुद्रा की आपूर्ति में आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं ना, बहुत कम ही आपको ऐसे लेक्चर मिलेंगे जिसमें इतने विस्तृत रूप से, इतने प्रेम से, आनंद ले लेके आपको मुद्रा की आपूर्ति कराया होगा। क्या मैंने आपसे बात करी, हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में यदि हम देखते हैं कि भैया हमारी अर्थव्यवस्था में आ कहाँ से रही मुद्रा, तो दो हमें प्रमुख संस्थान देखने को मिलते हैं। एक संस्थान तो आरबीआई बैंकों का बैंक, जिसको हम केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारा व्यावसायिक बैंक। इनके माध्यम से हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है। अच्छा, आगे देखो, हम देखिए हमने दो वर्गीकरण अभी किए कि भैया हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति या तो कहाँ से हो रही है, मुख्यतः केंद्रीय बैंक के द्वारा और व्यावसायिक बैंक के द्वारा। अच्छा, केंद्रीय बैंक के बारे में बड़े विस्तृत रूप से हम समझेंगे। एक बार मैं मुद्रा की पूर्ति के बारे में आपसे चर्चा पूरी कर लूँ, उसके बाद केंद्रीय बैंक के बारे में बड़े अच्छे से और समझेंगे। देखो, केंद्रीय बैंक के यदि प्रमुख रूप से मैं कार्य देखूं तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भैया जो मुद्रा आती है अर्थव्यवस्था में, उसका सबसे बड़ा एक तरीका क्या है, निर्गमन। मतलब कि पैसों की छपाई, प्रिंटिंग प्रेस, पैसों की छपाई कौन करवा रहा है, रिजर्व बैंक करवा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम एक हो गया भैया मुद्रा की पूर्ति के लिए मुद्रा का निर्गमन, कि भैया पैसे छापो और बाजार में डालो। प्रिंटिंग करने का काम किसका है भैया, केंद्रीय बैंक का। महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए यदि आप देखोगे तो मुद्रा का निर्गमन करना। दूसरा, अच्छा भैया ये बताओ, मुद्रा की पूर्ति तो कर दी, अब इसको कंट्रोल भी तो करने का काम है। कंट्रोल कैसे करते हैं आप सभी जानते हो, बैंक दर के द्वारा कर लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा कर लेते हैं, और आपने रिवर्स रेट, रेपो रेट ये भी देखे थे। रिवर्स रेट, रेपो ये भी आपने देखे थे। अच्छा, अब देखो, अब समझो आप, और साथ ही आपने एसएलआर भी देखा, सीआरआर भी देखा। ये सारे इनके तरीके हैं भैया कैसे भी करके मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। अच्छा, अगला बैंकर, गवर्नमेंट का बैंकर है। अच्छा, सरकार को यदि कहीं से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ गई तो कहाँ जाएगी वो भैया आरबीआई के पास जाती है, केंद्रीय बैंक के पास जाके बोलती है भैया पैसा दो, ऋण दो। तो आपको ऋण कौन प्रोवाइड कराएगा, आरबीआई प्रोवाइड कराएगी। चौथा, जितने भी फॉरेन करेंसी आएगी ना, उसका संरक्षक कौन होता है हमारे देश में, केंद्रीय बैंक ही होता है। कोई भी व्यावसायिक बैंक किसी भी भैया लेन देन करे, कितना भी लेन देन करे फॉरेंसिक करेंसी में, वो एटलीस्ट उसका संरक्षण कौन करेगा भैया, आरबीआई करेगा। तो भैया कौन है विदेशी आपके कोषों का संरक्षक, आरबीआई है। ये चार इसके प्रमुख कार्य हैं। देखो, अभी हम इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से समझेंगे, आरबीआई की फंक्शनिंग, आरबीआई किस किस प्रकार से भैया मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है, ये पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी देखो, हम मुद्रा की पूर्ति की बात कर रहे हैं तो इस निर्गमन को समझ लेते हैं। अब एक बार समझ लेते हैं मुद्रा का निर्गमन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो भैया पैसा आया मार्केट में, इन्होंने छापे, नोट छाप के आगे मार्केट में डाल दिए। देखो, सूर्य देवता की कृपा हो रही है ना, तो ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ना आपको लाइट में, तो ये डार्क, कहीं लाइट, ये सूर्य देवता ही अपने साथ बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं। मुद्रा का निर्गमन देखो, अब प्रिंट में पैसे छाप लिए, अब छापने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं भैया, एक तो जा सकते हैं भैया व्यावसायिक बैंकों के पास, और दूसरा जाएगा पैसा ये जनता के पास। मतलब यदि मैं बात करूं कि भैया अब आरबीआई ने जो पैसे का निर्गमन किया वो मुख्यतः कहाँ चले गया, व्यवसायिक बैंकों के पास में, और दूसरा जनता के पास में। स्पष्ट है। अब मुझे एक चीज़ बताओ भैया, ये जो हमने बात करी ना मुद्रा का निर्गमन, इसी मुद्रा के निर्गमन जो पैसा व्यावसायिक बैंक और जनता के पास है ना, इसको तीन नामों से भी हम जानते हैं। ध्यान से सुनना,
देखो जब M1 M2 M3 M4 पढ़ाऊंगा ना, तब इसमें मैं आपको और नई नई चीज़ें और जोड़ दूंगा। अभी जितना जितना बताया जा रहा हूँ ना, उनको शांति से करते जाओ। इसको बोलते हैं उच्च शक्तिशाली मुद्रा। हाई पावर करेंसी। अच्छा, और इसके दो नाम और हैं, रिजर्व द्रव्य या रिजर्व करेंसी भी बोलते हैं। एक नाम और है भैया इसका, मौद्रिक आधार। उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्यों कहते हैं? देखो बाजार में जो मुद्रा है ना, अगर आप देखें मुद्रा की आपूर्ति में, तो ज़्यादा या तो व्यावसायिक बैंक के पास मिलेगी या जनता के पास मिलेगी। इसलिए इस करेंसी के पूरे सेगमेंट को हम बोलते हैं बेटा ये हाई पावर करेंसी है। दूसरा रिजर्व द्रव्य और मौद्रिक आधार क्यों बोलते हैं? देखो यही जो करेंसी है ना, रिजर्व बैंक के व्यावसायिक बैंकों के पास जो करेंसी, इसी को आगे क्या करेंगे, निवेश करेंगे, और इसी निवेश के माध्यम से क्या होगा, आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करेंगे। किसके माध्यम से? व्यावसायिक बैंकों के पास जो मुद्रा है। और जनता के पास जो मुद्रा है उससे क्या होगा, आप उसको एक्सपेंडिचर करेंगे, मार्केट में सामान खरीदेंगे, उससे भी क्या होती है, आपकी आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि भाई ये मौद्रिक आधार है। कौन सा? व्यवसायिक बैंकों के पास मुद्रा और जनता के पास मुद्रा, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा या रिजर्व द्रव्य। ये तीन नाम में विशेष रूप से ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। देखो ये जो अभी मैं सेगमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये अपनी 12वीं की NCERT की बुक का ही है और बड़े अच्छे से बता रखा है। 12वीं की NCERT की मुद्रा और बैंकिंग, आपको ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छे से मैंने सम्मिलित कर दिया है, तो आपको इसके अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो कल एक बालक का फ़ोन आया, वो कह रहा है सर 12वीं की NCERT करवा दीजिए, 11वीं के बाद की। अरे भैया जितने भी चैप्टर्स हैं ना 12वीं की NCERT में, वो सारे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो उसको अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा और बैंकिंग में देखो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो हमें करना ही करना पड़ेगा, और जो NCERT का जो इंपॉर्टेंट सारा एस्पेक्ट है ना, मैंने सारा इसमें डाल दिया है, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या बोलेंगे भैया, व्यावसायिक बैंक और जनता के पास मुद्रा को रिजर्व द्रव्य भी बोलते हैं, मौद्रिक आधार भी बोलते हैं, और उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कौन है? व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? पहला तो भैया जमा स्वीकार करना और ऋण देना, यही काम है ना। अब भैया ये जो व्यावसायिक बैंक ने जमा स्वीकार करी है, इसका क्या करता है इस कोष का, ये इसको आगे ऋण में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ऋण दे दिया जाता है। अच्छा, ऋण दे दिया जाता है उसमें, देखो दो बातें समझना एक बार। ये जो जमा स्वीकार करी ना आपने, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपको कोई ब्याज देता है ना, ये एक आपको मिला ब्याज 1 नंबर का। जब बैंक ने ऋण दे दिया आगे, तो बैंक ने जिसको ऋण दिया उससे बैंक ने ब्याज लिया, ये भी भैया ब्याज लिया, और यहां पर ब्याज दिया, इंटरेस्ट पेड किया। किसको? हम कस्टमरों को, जिसका पैसा भैया जमा था। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर भैया इन्होंने इंटरेस्ट लिया जिसको लोन दिया। ठीक है, अब एक शब्द बोल रहा हूं, उसको ध्यान करना। क्या लिखा है मैंने? स्प्रेड रेट। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों? स्प्रेड रेट। ये क्या होता है स्प्रेड रेट? इस शब्द को भी ध्यान कर लेना। देखो स्प्रेड रेट क्या होता है कि ये जो आपने ब्याज लिया है ना, ये जो इंटरेस्ट रेट थी किस पर थी? आपने जो लिया, मतलब कि जो लोन दिया था। अच्छा, इसमें से आप माइनस कर दीजिए जो आपने इंटरेस्ट दिया, किस पर? सेविंग पर। ये आपने सेविंग पे इंटरेस्ट दिया। और स्प्रेड रेट क्या होती है? स्प्रेड रेट यही होती है कि जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं लोन पे, है ना, सपोज करो 10% की दर से आप लोन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसमें से सेविंग में आपने दिया 3.5%, हमें 3.5% ब्याज दिया, पैसा जमा कराया उस पर, तो मेरी स्प्रेड रेट बैंक की कितनी आई? 6.5% आई। कितनी आई? 6.5% आई। अब एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ध्यान करना। जिस बैंक की स्प्रेड रेट जितनी ज़्यादा है,
जिस बैंक की स्प्रेड रेट जितनी ज़्यादा है वो उतने ही लाभ में रहता है। कितना? उतने ही लाभ में रहता है। सिंपल सी बात है। अरे भैया अगर आपको सेविंग में ये 2.5% देगा, 3.5 से कम देगा, तो यहाँ पर आपको कितनी हो जाएगी स्प्रेड रेट? आपकी 7.5 हो जाएगी। या ये आपकी जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन की, यदि ये 11% हो जाए तो भी ये बढ़ के 7.5 हो जाएगी, और 2.5% रही तो 8.5% हो जाएगी। स्प्रेड रेट भूलना मत। क्या? स्प्रेड रेट टर्म भूलना मत। जब बैंकिंग रिफॉर्म्स की मैं आपसे बात करूंगा ना, तो इसके बारे में बात करूंगा। जब एनपीए के बारे में आपसे भी मैं चर्चा करूंगा, तो स्प्रेड रेट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसी सीक्वेंस में मेरे प्यारे दोस्तों नोट्स बना लेना। मित्रों, एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम, जब ये कहानी पूरी हो जाएगी तब बताऊंगा क्या समझ लिया है ना। देखो, ये बड़ा एक प्यारा सा गांव है ना। इस गांव में कुछ कैरेक्टर है, उसको समझ लो। ये कैरेक्टर है लाला जी। कौन है? लाला जी। और लाला जी क्या काम करते हैं? सुनार हैं। और ये कौन है? गांव के वासी हैं, गांव के रहवासी, गांव के रहने वाले, वहाँ के नागरिक, आम लोग। अच्छा, ये जो गांव है ना, यहाँ पर जो विनिमय का माध्यम क्या है? सोना या अन्य कीमती धातुएं हैं। क्या हैं? सोना या अन्य कीमती धातु हैं। इससे मेरा क्या तात्पर्य हो गया? सोना या अन्य कीमती धातुओं से इससे मेरा तात्पर्य हो गया कि आपको कोई भी सामान खरीदना है तो सोना लेके जाओ या कोई अन्य कीमती धातु लेके जाओ, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? वो सामान मिलेगा। स्पष्ट है? सूरज की इस आग मिछोली का आप भी आनंद लेना, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब इस गांव में क्या था? ये जो गांववासी थे, इनके पास जो सोना था, क्या अब भैया घर में तो हर परिवार के पास सुरक्षित रहता नहीं है, छोटा गांव है। लाला जी के पास एक बड़ी प्यारी सी तिजोरी थी, मजबूत तिजोरी। तो गांव वालों ने क्या किया? इस सोने को, ये जो हमारे सुनार लाला जी हैं, इनके पास रख दिया। क्या? और इनके पास रख दिया, और लाला जी ने इसके बदले में इनको क्या किया? कागजी रसीद निर्गमित कर दी। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कागजी रसीद निर्गमित कर दी। लाला जी ने क्या कर दिया? लाला जी ने भैया जो सोना लिया उसके बदले में कागज में लिख के दे दिया कि साहब विकास जी, आप हमारे पास आए थे, आपने हमें 1 किलो सोना दिया, 1 किलो सोना के बदले में कागज लिख के दे दो। मतलब उन्होंने लिख के मुझे एक रसीद दे दी। अच्छा, अब भैया एक लाला जी एक काम और करते थे। वो बोलते थे, देखो मैं आपका सोना सुरक्षित रख रहा हूँ मेरी तिजोरी में, तो मैं इसका शुल्क भी लूँगा। और हम भी शुल्क दे देते, भैया घर में तो सुरक्षित है नहीं, एक काम करो लाला जी के पास रहने दो। लाला जी को शुल्क दे दिया, और भैया कागजी रसीद लेके हम सब आ गए। गाँव वालों के पास, सभी के पास ये कागजी रसीद उपलब्ध थी। अच्छा, ये जो भैया इस प्रकार का जो ये ट्रांजैक्शन चल रहा था ना, ऐसे करते करते जो लाला जी की तिजोरी है ना, इस तिजोरी में 100 किलो सोना इकट्ठा हो गया था। कितना सोना इकट्ठा हो गया था? 100 किलो सोना इकट्ठा हो गया था। लाला जी के पास 100 किलो सोना और गांव वालों के पास कागजी रसीद। और गांव वाले क्या करते थे? इस कागजी रसीद को एज ए विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लेने लग गए, मुद्रा के रूप में। कैसे? अब जैसे विकास जी को गांव में गेहूं खरीदने हैं, तो विकास जी क्या करते थे? ये कागज की रसीद पकड़ा दिया करते थे। देखो साहब, ये गेहूं दे दो, लाला जी की रसीद है, इतना सोना मेरे पास लाला जी के पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो रसीद कैसे काम कर रही है? कि भैया एज ए मुद्रा के माध्यम से काम कर रही है। अच्छा, जिस गेहूं वाले को दिए वो क्या करेगा? उसको जरूरत पड़ेगी तो उस कागज की रसीद को लाला जी को देख के सोना छुड़वा के लिए आएगा। समझ गए? जिसके पास रसीद उसका सोना। अच्छा, आगे देखो भैया, ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई ना गांव की। अब कहानी में आगे देखो, 2 कैरेक्टर अपने और आते हैं बड़े प्यारे प्यारे। उन कैरेक्टर का नाम है, ये है रामू और ये है श्यामू। अब क्या हुआ? रामू को ऋण की आवश्यकता पड़ी, तो रामू पहुंच गया लाला जी के पास और लाला जी से बोला, लाला जी 25 किलो सोना चाहिए, ऋण चाहिए। लाला जी ने बोला, कोई बात नहीं रामू, ले जा 25 किलो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो 100 किलो जो सोना पड़ा है, ये लाला जी का है क्या? ये तो लाला जी की क्या लाइबिलिटी है, वापस लौटाना है ना। लाला जी तो कुछ शुल्क लेके अपने पास रखे हुए, लेकिन लाला जी बड़े समझदार हैं। लाला जी जानते हैं कि पूरे गांव वाले एक साथ 100 किलो सोना मुझसे लेने नहीं आएंगे, तय बात है। तो लाला जी ने 25 किलो सोना रामू को ऋण दे दिया, और ऋण दिया तो भैया कुछ शुल्क भी ले लिया, तो जो ऋण दे रहा हूँ उसका
इन्होंने रामू से शुल्क ले लिया। अच्छा, अब रामू ने आगे क्या किया, रामू ने ये भैया सोना दे दिया श्यामू को। किसको दे दिया? श्यामू को 25 किलो सोना दे दिया। समझ गए? अब ये श्यामू ने क्या किया, श्यामू ने भैया ये 25 किलो सोना लिया और लाला जी को ले जाके दे दिया, और लाला जी से क्या करी, इस सोने के बदले में रसीद प्राप्त कर ली। क्या? कागजी रसीद ले आया। अब देखो, हवा में ही भैया 25 किलो सोने की और रसीद पैदा हो गई ना हवा में ही। 100 किलो की रसीदें तो भैया पहले ही आपके मार्केट में थी। या यूँ मान लीजिए अगर सबने 1-1 किलो सोना दिया तो 100 किलो की मतलब 100 रसीदें बाजार में थी ना। अब भैया ये श्यामू भी रसीद लिया है, कितने की? 25 किलो की। मतलब 25 किलो की रसीदें और मार्केट में आ गई। तो भैया कुल कितनी रसीदें बाजार में चल रही हैं इस समय? 125 किलो की रसीदें इस समय इस गांव के बाजार में चल रही हैं, जबकि इस गांव में सोना कितना है टोटल? 100 किलो सोना है। कितना सोना है? 100 किलो सोना है। देखो ये जो गांव की ये व्यवस्था चल रही है ना, यही हमारी आधुनिक बैंकिंग है। क्या है हमारी आधुनिक बैंकिंग? यही है, मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के जो आप संगठक अभी पांचों चारों समझेंगे, M1 M2 M3 M4 सब यही है। ये कहानी समझ गए ना लाला जी की सुनार वाली? पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। लाला जी इस गांव में सुनार थे। यहाँ के लोग क्या करते थे, सोने और अन्य कीमती धातुओं में विनिमय करते थे। गांव वालों ने क्या किया, लाला जी को सोना रखवा दिया। लाला जी ने क्या किया, सोने के बदले में कागजी रसीद दे दी, और ये जो कागजी रसीद थी गांव में एज ए मुद्रा का माध्यम के विनिमय के माध्यम के रूप में गाँव में काम में आने लग गई। अच्छा, लाला जी के पास 100 किलो थे। लाला जी जानते थे कि भैया 100 किलो एक साथ मुझसे लेने आएंगे नहीं सारे गांव वाले। रामू को एक दिन भैया जरूरत पड़ गई ऋण की। रामू लाला जी के पास पहुंच गया। लाला जी ने 25 किलो की उसको सोना के ऋण दे दिया, और रामू ने क्या किया, रामू ने श्यामू को दे दिया भैया 25 किलो। श्यामू को भी जरूरत होगी। रामू ने ज़्यादा शुल्क लेके श्यामू को दे दिया। श्यामू ने क्या किया भैया, ये सोना ले जाके लाला जी को दे दिया, और लाला जी से रसीदें प्राप्त कर ली। रसीदें इसलिए प्राप्त कर ली कि भैया कहाँ लेके जाएगा 25 किलो सोने को ट्रांजेक्शन करने, गाँव में सब रसीदों से तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो भैया ये श्यामू ने भी लाला जी से रसीदें प्राप्त कर ली और 25 किलो की रसीदों से और काम करना चालू कर दिया बाजार में। तो भैया बाजार में तो 125 किलो की रसीदें चल रही है ना सोने की, स्पष्ट है। चलो, इस कहानी के बाद अब मैं आपको आधुनिक बैंकिंग को यहीं पर क्लियर कर देता हूं। ये करेक्टर के नाम चेंज कर दूं। ये लाला जी की जगह अब कौन है भैया, व्यावसायिक बैंक है। कौन है, कमर्शियल बैंक है। और ये कौन है भैया, जनता। ये इनके बैंक के ग्राहक हैं। अब देखो भैया, जनता जो थी इनके पास जो अतिरिक्त पैसा था वो कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। किस में जमा करा दिया, व्यावसायिक बैंक में। अच्छा, व्यावसायिक बैंक के पास जब ये अतिरिक्त पैसा जमा होकर आया तो व्यावसायिक बैंक ने आगे क्या किया, इसको भैया बाजार में लोन पे दे दिया। जैसे इनको तो होम लोन दे दिया, इनको व्हीकल लोन दे दिया। अब इनसे क्या कर रहे हैं भैया, ये ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, आय प्राप्त कर रहे हैं। और ये बैंक अच्छे जानते हैं कि भैया ये सारी जनता मुझसे एक बार में सारा जमा पैसा लेने नहीं आएगी। पक्की बात है ना। ये ट्रांजैक्शन गांव में चल रहा था ना। अब देखो इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो आगे व्यवसायिक बैंक पैसा ट्रांसफर कर रहा है ना, ये एक ही माध्यम से कर रहा है। इसने अपना विश्वास रख रखा है ना, विश्वास जीत रखा है जनता का। जनता को विश्वास है कि ये बैंक बड़ा अच्छा है, ये डूबेगा नहीं। जिस दिन भी ये अफवाह उड़ गई ना कि भैया इस बैंक की व्यवस्था गड़बड़ है, वो ये सारे पैसे लेने व्यावसायिक बैंक के पास आ जाएंगे। और व्यावसायिक बैंक को क्या दिक्कत हो जाएगी कि भैया मैं अब एकदम से लोन कैसे वापस मांगूँ, मैंने तो इनके जमा का आधा पैसा तो लोन में दे दिया। उस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन हमारे भारत देश में हुई हैं। जैसे बीच में एक बार ICICI में अफवाह उड़ी थी कि इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत कमज़ोर हो गई है, तो दुनिया एकदम से कूद पड़ी थी पैसा निकालने के लिए। तब RBI ने, LIC ने एज ए सेवियर काम करके व्यावसायिक बैंक को पैसा दिया था। भैया जाओ, लोगों को पैसा दो। लोगों के मन में ये भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि भैया बैंक डूबने वाला है। व्यावसायिक बैंक की व्यवस्था समझ गए ना। चलो, एक चीज़ और समझ लो, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन। देखो हमने स्टार्टिंग में जब बैंकिंग के बारे में हमने पहले चैप्टर में जब पढ़ा था ना, तो ये चीज़ हमने समझ ली थी, लेकिन इसको एक बार और देख लो। ये साख सृजन बैंक करता कैसे, ये समझ लो। देखो हमने देखा कि भाई ये जो बैंक था, इस बैंक के पास जनता ने पैसा जमा कराया और इस बैंक ने क्या कर दिया, आगे ऋण दे दिया। अच्छा, ये जो जनता थी, इस जनता के सारे अकाउंट इस बैंक में खुले हुए हैं, है ना। यहाँ पर क्या इनके अकाउंट खुले हुए हैं, आपके अकाउंट जिस बैंक में उसमें आपने जमा करा दिए। अब ये जो बैंक भैया ऋण दे रहा है ना, इसका भी अकाउंट अपने यहाँ पर खोलता है।
ये जिसको ऋण दिया ना, इसका भी अकाउंट खोलता है और इस अकाउंट में क्या करता है, जो भी पैसा इसका वापस आता है जमा करता जाता है, जमा करता जाता है। ध्यान करना, एक बार समझना इस बात को कि भैया मेरा अकाउंट बैंक में है जो मैंने पैसा जमा कराया, जिस बैंक ने जिसको लोन दिया उसका भी अकाउंट खोला जाता है उसी बैंक में। अब क्या होता है भैया, ये जो पैसा है ये यहाँ पर जमा करा रहा है, अकाउंट में जमा करा रहा है। ध्यान करो, ये पैसा जमा और ये पैसा जमा हो रहा है। ध्यान दो, ये जमा किसकी थी, जनता की। और ये जमा कौन सी आई भैया, ये जमा आई आपकी, जिसको आपने लोन दिया था उसने जमा कराया। तो आपकी जो पूर्ति थी, मुद्रा की पूर्ति, वो भैया बढ़ गई बैंक के पास। बैंक के पास क्या, मुद्रा की पूर्ति कैसे बढ़ गई, पहले तो ये जमा आपके पास ऑलरेडी थी और ये जमा आपके पास आ रही है, कौन सी, एज ए जमा के रूप में। ये भी तो आपने सेविंग अकाउंट खोला है ना। अब भैया जैसे जैसे इसमें पैसा जमा होता जाएगा, सपोज करो 100 रुपये का ऋण दिया, 100 रुपये जो भैया ये जमा कराता जा रहा है, मूलधन प्लस ब्याज। जैसे मूलधन आया, समझ गए, तो इस मूलधन में से पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ से जो पैसा दिया ना भैया, इस पैसे को आपने आगे लोन पे दिया, और जो किसी को लोन दिया तो लोन जो मूलधन प्लस ब्याज आपको वापस लौटाएगा, तो मूलधन वापस कहाँ चलता जाएगा, जिस अकाउंट में से भैया आपने उसको आगे लोन दिया है। ये जो आपके सेविंग अकाउंट का पैसा था ना, इसी में से तो आगे आपने लोन दिया, तो ये मूलधन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा। देखो एक बार साख सर्जन समझ लो बैंकिंग व्यवस्था का, ये हमने एक बार तो देख ही लिया था ना। धूप ज़्यादा ही सीधे आंखों में आ रही थी तो पर्दा लगा दिया। देखो भैया एक बार पुनः देख लो, ये थी पब्लिक, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने क्या किया, आगे लोन पे दे दिया। कैसे भैया साख सृजन कर रहा है बैंक, ध्यान करना, कैसे साख सृजन कर रहा है, स्टेटमेंट में प्रश्न आ जाते हैं। अब भैया जो पैसा यहाँ अतिरिक्त हमारे पास जो जनता के पास कोष था या पैसा था, वो उन्होंने बैंक में क्या कर दिया, सेविंग अकाउंट में जमा करा दिया। ये लो सा, ये कौन सा जमा है, ये लोगों ने जो पैसा जमा कराया, तो हर बैंक में उनका अकाउंट होता है, उसी में पैसा जमा होता है। दूसरा, अरे भैया ये जो बैंक ने जहाँ लोन दिया है ना, जिसको भी लोन देगी उससे भी क्या बोलेगी, भैया तुम्हारा अकाउंट खुलेगा हमारे बैंक में ही। तो जिसको लोन दिया उसका भी अकाउंट खुल गया भैया बैंक में, स्पष्ट है। अच्छा ये जो अकाउंट खुल गया ना, अब ये जो भी पैसा जमा कराएगा, लोन जिसने लिया है वो किस अकाउंट में कराएगा, लोन वाला अपने इस अकाउंट में पैसा जमा कराता रहेगा। समझो, सपोज करो ये 100 रुपये यहाँ पर जमा थे, 100 रुपये में से 25 रुपये इसने इसको आदमी को लोन दे दिए। समझ गए, कितने रुपए लोन दे दिए, 25 रुपये। अब भैया ये 2 रुपये यहाँ पे जमा कराता है हर महीने, सपोज वो हर महीने 2 रुपये जमा कराता है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो भैया ये जमा जो बताएगा ना बैंक कितना जमा बताएगा, 75 रुपये तो ये बचे और 2 रुपये उसके क्या बचे, ये बचे। बोलेगा इस समय हमारे पास कितना जमा है, 77 रुपये जमा है। कितना जमा है, 77 रुपये जमा है। स्पष्ट है। अब इसमें एक चीज़ समझो, अब इसने क्या किया, ये जो भैया लोन दिया, जैसे जैसे लोन चुकाता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, और जैसे ही जिस दिन 100 रुपये हो जाएंगे, मतलब कि ये अपना मूलधन लौटा देगा, उसके बाद जो जितना भी ब्याज होगा ये उस बैंक का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, उस बैंक का लाभ होगा। तो भैया साख सृजन कैसे हो रहा है, आपको समझ में आ गया। कोई भी बैंक साख सृजन कैसे कर रही है, इस प्रकार से साख सृजन कर रही है। अच्छा, और स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात की चर्चा करी थी, बैंकों की एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में बड़े अच्छे से चर्चा करी थी कि बैंक की परिसंपत्तियाँ होती हैं, उसकी देनदारी होती हैं। समझ गए। ये भैया एसेट थी, बैलेंस शीट हमने देखी थी बैंक की स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो तो, जब हमने बैंकिंग स्टार्ट किया था। और यहाँ पर क्या थी, लायबिलिटीज़ थी। और हमने क्या बोला था कि हमेशा एसेट और लायबिलिटीज़ क्या रहती है, बराबर रहती हैं। कभी भी भैया एसेट और लायबिलिटीज़ अनइक्वल नहीं हो सकती। बैलेंस शीट का ये अकाउंटिंग का नियम है। समझ गए। एसेट यदि आपके पास सपोज करें ज़्यादा हैं, या यूँ मान लीजिए, देखो भैया यदि आपकी एसेट देनदारियों से ज़्यादा है, क्या, यदि आपकी एसेट देनदारियों से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे आप, नेट वर्थ पॉजिटिव में है। हमने देखा था भैया, नेट वर्थ हम पॉजिटिव में है। अच्छा, एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप सभी जानते हो। कोष से मेरा क्या तात्पर्य भैया, जो बैंक रिजर्व बैंक में पैसा जमा कराता है कैश रिजर्व रेशो के रूप में या एसएलआर के रूप में अपने पास जमा पैसा रखता है, वो क्या कहलाता है, इसकी एसेट कहलाता है। दूसरा, साथ ही साथ भैया जो भी आपने ऋण दिया है ये क्या कहलाता है,
इसकी एसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। और लायबिलिटी क्या होती है भैया? जो पैसा हमने जमा कराया है वो किस में आता है भैया? लायबिलिटीज़ में आता है। बैंक की जिम्मेदारी होती है कि भैया जो पैसा जनता ने जमा किया उसको लौटाना है, समझ गए? ये लायबिलिटीज़ होती है। अब होता क्या भैया, आपका ये जो ऋण आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, ये ज़्यादा होकर आपका लाभ शो करता है। क्या करता है? लाभ शो करता है। यदि आपकी एसेट ज़्यादा है और देनदारियाँ कम हैं तो आप क्या बोलेंगे? बैंक नेटवर्थ पॉजिटिव में है। बैंक किस में है? नेटवर्थ में। ध्यान रख लेना भैया, सीधे पूछ सकता है ये। एनसीईआरटी का बता रहा हूँ मैं आपको। ये जितने भी मैंने अभी बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन देखे, वो बेसिक क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठा के पूछ रखे हैं। बड़ी बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वैसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है आपको। कल मेरे दोस्तों, कल हम क्या समझेंगे इसी चैप्टर में? साख सृजन प्लस मुद्रा गुणक। और इसी के बाद हम जो M1, M2, M3, M4 समझ रहे थे ना, वो हम यहाँ पर समझ लेंगे। M1, M2, M3 और M4 ये कहाँ समझ लेंगे? ये कल हम समझ लेंगे। स्पष्ट है? और इसके बाद फिर आपका इसमें क्या बचेगा? फिर हम भैया आरबीआई पे कूद जाएंगे। आरबीआई कैसे फंक्शनिंग करती है, मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा मांग को कैसे नियंत्रित करती है। हम उस स्टेज पे आ जाएंगे कि भैया कि इसको अच्छे से टॉपिक को समझ सकें, है ना। एक बार कल ये दोनों टॉपिक पूरे हो जाएंगे, आरबीआई स्टार्ट कर देंगे। आरबीआई कैसे नियंत्रित करती है हमारे मुद्रा की मांग और आपूर्ति को, उसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और ये मान के चलिए कि मौद्रिक नीति के एंड में भी हम पहुंच जाएंगे। तो जितना किया है उसको अच्छे से कर लेना। आशा करता हूं कि बड़े सरल तरीके से, और एनसीईआरटी वगैरह सबको हमने साथ साथ कवर किया है ना। कुछ छोड़ने की कोशिश तो नहीं करिए। एक बार कल का लेक्चर और लेना। मेरे हिसाब से 3 लेक्चर और होंगे, मतलब कि 3, साढ़े 3, पौने 4 घंटे के आसपास 3, साढ़े 3 घंटे का और लेक्चर बचा है। उसमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पूरी हो जाएगी। और इसमें जो करंट में जितने भी अपडेट्स हुए हैं वो भी मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। उसके लिए निश्चिंत रहना। लास्ट में बैंकिंग और मौद्रिक नीति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे वर्तमान में याद आते हैं वो दोनों तीनों मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। वर्तमान में अपने शक्तिकांत दास जी ने क्वार्टरली जो रिपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ करी थी उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद। इसी तरीके से प्रेम प्यार बनाए रखें। और भैया शेयर कर लो, लाइक कर लो। इस बार मैंने नंबर नहीं मिटाया है। देखो, नंबर स्टार्टिंग में लिख दिया था, व्हाट्सएप नंबर। जिसको भी संपर्क करना है व्हाट्सएप नंबर पे कर लेना। आप नंबर पे मुझे मैसेज छोड़ना, मैं आपसे अवश्य बात कर लूँगा। भैया रिवाइज़ कर लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। जिस क्रम में मैंने आपको बताया ना शॉर्ट फॉर्म में, उसी में बनाना, है ना। अच्छा, वो एक विद्यार्थी ने मुझे नोट्स भेजे, उसमें मैं जो बोलता हूँ वो भी लिख लिया उसने। अरे भैया वो नहीं लिखना, आपको जो मैं सिनॉप्सिस के रूप में कीवर्ड्स बोल रहा हूँ ना उनको लिखो, बाकी तो समझ, है ना। इतना पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।